students, welcome to Pioneer Convent School. In last video we have started chapter 5th of history, the age of industrialization, and we have discussed about the period of proto-industrialization, यानी वो पीरियड जो इंडस्ट्रीज की इन्वेंशन से पहले का पीरियड था और उस समय भी वर्ल्ड मार्केट के लिए इंग्लैंड में मास प्रोडक्शन हो रहा था, बट दैट प्रोडक्शन वाज मेड बाय हैंड, की हाथ की बनाई हुई चीजें वर्ल्ड मार्केट में सेल हो रही थी। उसके बाद इंडस्ट्रीज आई और सबसे पहली इंडस्ट्री थी कॉटन मिल की, जो रिचर्ड आर्कराइट ने इन्वेंट की। उसके बाद मेटल्स की और आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में इस्टेब्लिश हुई। तो बहुत सारा काम जो पहले हाथों से हो रहा था, मतलब जो वर्कर्स और जो वीवर्स, जो आर्टिशियंस काम कर रहे थे, अब वो काम मशीनों ने ले लिया था। तो इन मशीन्स के आने के बाद वर्कर्स की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ वर्कर्स विच वाज अफेक्टेड by industries. First, workers became jobless. कि इंडस्ट्रीज के आने के बाद बहुत सारे वर्कर्स जॉबलेस हो गए। वो जो घर बैठ के काम कर रहे थे, मर्चेंट्स के लिए जो ऑर्डर तैयार कर रहे थे, अब उनके पास वो ऑर्डर आने कम हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, जो भी रिच पीपल थे, उन्होंने इंडस्ट्रीज लगानी स्टार्ट कर दी। तो ये सारे वर्कर्स, वीवर्स, आर्टिशियंस, ये जॉबलेस हो गए। सेकेंड, दे माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब। अब उन्होंने विलेज को छोड़ के सिटीज में जाना स्टार्ट किया कि शायद इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में उनकी कोई ज़रूरत हो और वहाँ पे उनको कोई काम मिल जाए। एंड इन सिटीज जॉब्स वर डिपेंडेंट ऑन रिलेटिव्स। बट सिटीज में क्या था, कैसी सिचुएशन थी कि अगर किसी वर्कर का कोई रिलेटिव सिटी में रहता है तो वो उसकी हेल्प कर देता था वहाँ सिटी में जॉब लेने में, या कोई फ्रेंड है वो भी उसकी हेल्प कर देता था कि उसको कहीं ना कहीं काम दिलवा देता था। बट अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेशन नहीं है सिटीज में, तो आपको काम ढूंढना जो है बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, मैनी जॉब सीकर्स हैड टू वेट वीक्स स्पेंडिंग नाइट्स अंडर ब्रिजेस और इन नाइट शेल्टर्स, कि अब काम की तलाश में उन्हें कई कई हफ्तों तक वहीं कहीं पुल के नीचे रहना पड़ता था। मतलब कोई उनका रिलेटिव नहीं है, कोई जान पहचान का नहीं है, और उनको जाते ही एकदम से इजीली कहीं जॉब भी नहीं मिली, तो उनके लिए बहुत मुश्किल था जॉब सर्च करना। और उनको कई कई दिन जो है ऐसे ही स्ट्रीट्स के ऊपर या ऐसे किसी ब्रिजेस के नीचे शेल्टर्स में दिन और रात गुजारने पड़े। एंड वर्क इन फैक्ट्रीज वॉज ऑल्सो सीजनल। जो फैक्ट्रीज में अगर उनको कहीं काम मिल भी रहा था तो वो भी बहुत सीजनल था। फॉर एग्जाम्पल कि अगर देखो वीट का प्रोडक्शन हुआ है तो वो वीट फैक्ट्रीज में गई, तब वहाँ पे उससे कुछ सूजी, मैदा, ये सब चीज़ें बन रही हैं। या शुगर केन है तो शुगर केन जब फैक्ट्रीज में गई तो वहाँ पे उससे शुगर बन रही है। तो जब सीजन नहीं है तो वो लोग फ्री हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। कॉटन की डेज में वहाँ कॉटन से थ्रेड बन रहा है और उसके बाद वहाँ पे फैब्रिक बन रहा है, तो सीजन, पर्टिकुलर सीजन में तो उनको काम मिल जाता था, बट सीजन के बाद फिर वो दोबारा से जॉबलेस हो जाते थे और फिर उन्हें वापस अपने विलेज में जाना पड़ता था। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी जो वहाँ के वर्कर्स फेस कर रहे थे। नेक्स्ट, नेपोलियनिक वॉर, कि अब 1815 में जब नेपोलियन का वॉर स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले एक पीरियड था कि जब वर्कर्स की कुछ ना कुछ सैलरी जो है फैक्ट्री ऑनर्स ने इंक्रीज कर दी थी। बट वॉर के टाइम पे जो है, एक तो करेंसी की वैल्यू भी थोड़ी कम हो गई, दूसरा जो है इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई, यानी महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि अब उतने वेजेस से उनका गुजारा होना बहुत मुश्किल था। इन अर्ली 19th सेंचुरी वेजेस इंक्रीज, कि स्टार्टिंग में तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने वर्कर्स के कुछ सैलरी इंक्रीज कर दी, बट ड्यूरिंग द वॉर दे could buy fewer things with same wages। अब देखो उतनी ही सैलरी है जिससे वो पहले उतनी सैलरी से कुछ ज़्यादा सामान परचेज कर सकते थे, बट अब महंगाई की वजह से वॉर के टाइम पे शॉर्टेज हो गई बहुत सारी गुड्स की, तो वो जो है उतनी ही सैलरी में उनको बहुत थोड़ी चीज़ें मिल रही थी। And in 1830s, the proportion of unemployment went up to between 35 to 75% in different regions। की 1830s में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फिर से फेस करनी पड़ी कि बहुत सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो गए,
और 35 to 75% डिफरेंट रीजंस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। तो ये सारी सिचुएशंस वर्कर्स को कब फेस करनी पड़ी? फैक्ट्रीज के आने के बाद। और ये अभी तक ये जो भी हम स्टडी कर रहे हैं ये सारा इंग्लैंड का इंसिडेंट है कि इंग्लैंड में ही फैक्ट्रीज आई और इंग्लैंड में ही वर्कर्स जॉबलेस हुए। देन आफ्टर न्यू टेक्नोलॉजी, अब जो है स्पिनिंग जेनी वॉज डिवाइज्ड बाय जेम्स हारग्रीव्स की जो स्पिनिंग जेनी है ये मेनली वूलन इंडस्ट्रीज में इस्टेब्लिश हुई कि एक नई टेक्निक थी जिसने जो है वूल को स्पिन करना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले ये काम जो है विमेन अपने घर पे जो एक स्पिनिंग जेनी के पहले जो हाथ की बनाई हुई उनकी मशीन थी वो हाथ से काम किया करती थी, बट अब स्पिनिंग जेनी ने बहुत सारे लोगों का काम छीन लिया एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन वुलन इंडस्ट्रीज कि कहाँ पे ये स्पिनिंग जेनी आई? ये वुलन के इंडस्ट्रीज में। एंड वुमेन हु सर्वाइव्ड ऑन हैंड स्पिनिंग बिगेम अटैकिंग द न्यू मशीन्स। बहुत सारी वुमेन जो हैं इस काम में इन्वॉल्व थी कि जो भी ऊन होती है उससे थ्रेड बनाना और उससे फिर कुछ वुलन की स्वेटर्स बनाना, ये काम वुमेन घर पे ही कर रही थी। बट अब स्पिनिंग जेनी ने उनका काम छीन लिया, उस जगह ले ली उसकी। तो बहुत सारी वुमेन जो है एजिटेट हो गई, उनको गुस्सा आया और उन्होंने इन मशीन्स के ऊपर अटैक करने स्टार्ट कर दिए। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वर्कर्स को जो है 18th सेंचुरी में फेस करनी पड़ी। Now new job opportunities. After 1840s, building activity was increased in cities. अब इंडस्ट्रीज के अलावा कुछ और नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज वर्कर्स के लिए क्रिएट हो रही थी इन 1840s में कि अब कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो रहा था डिफरेंट एरियाज में, क्योंकि ट्रेड बढ़ रहा था तो साथ के साथ रोड्स भी वाइडन हो रही थी, बहुत सारे जो है रेलवे लाइंस भी एक्सपेंड हो रही थी। तो वहाँ पे वर्कर्स को कंस्ट्रक्शन के वर्क में काम मिलना स्टार्ट हो गया। रोड्स वर वाइडेंड कि बहुत सारी सड़कें नई भी बनी और कुछ पहले जो थी उनको लंबा और चौड़ा भी किया गया। नाउ न्यू रेलवे स्टेशंस केम अप, नए नए रेलवे स्टेशंस बन गए क्योंकि ब्रिटेन जो है उसने बहुत सारी कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर ली थी, लाइक इंडिया में भी वो आए हुए थे रूल करने के लिए। तो जो भी कॉलोनीज उनके पास थी वहाँ से उनका आना जाना रहता था ट्रेड के पर्पज से कि रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स उन कॉलोनीज में सेल कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारे नए नए रेलवे लाइंस भी बनाई गई, रेलवे स्टेशंस भी बनाए गए। एंड ड्रेनेज एंड सीवर लेट की बहुत सारी नालियां और सीवर सिस्टम भी मेंटेन किया गया। एंड रिवर्स एम्पैक्ट की जो नदियां थी उनके ऊपर पुल बनाए गए। तो ये सारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क था यहाँ पे वर्कर्स को जॉब मिलनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि फैक्ट्रीज में तो इतनी ज़्यादा वर्कर्स की डिमांड नहीं थी क्योंकि मशीन से ही सारा काम कर रही थी। अगर कहीं काम था भी वर्कर्स के लिए तो वो भी सीजनल था। नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, यानी वो कंट्रीज जहां ब्रिटिशर्स ने रूल किया हुआ था उन कंट्रीज में अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ। द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स के इंडस्ट्रीज के आने से पहले भी इंडिया में बहुत सारे लोग टेक्सटाइल वर्क में इन्वॉल्व थे कि इंडिया में बहुत फाइन क्वालिटी की कॉटन और कॉटन गुड्स उसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी और बहुत सारे लोग इस पूरे ट्रेड नेटवर्क में जुड़े हुए थे। And before the age of machines, fine cotton was transported from India to other countries. And a number of Indian merchants and bankers were involved in this trade. यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं काम कर रहे थे, like weavers, artisans, merchants, money lenders, bankers। इतना मतलब लोगों को अच्छा काम मिला हुआ था कि ऑर्डर तैयार करवाना और फिर उसको सी पोर्ट पे जाके सेंड करना और वहाँ से दूसरी कंट्रीज के लोग आकर उसको परचेज करते थे। जो भी ट्रेडर्स थे उसको वहाँ से खरीद के जाते थे। दे गिव एडवांसेस टू वीवर्स कि ये मर्चेंट्स का क्या रोल था यहाँ पर इंडिया में कि वो वीवर्स को पहले एडवांस देते थे। जैसे हमने इंग्लैंड की स्टोरी पढ़ी कि इंग्लैंड में भी मर्चेंट्स वीवर्स के पास जाते थे और उन्हें पहले एडवांस देते थे और उनसे काम करवाते थे। सेम इन इंडिया, यहाँ पे भी मर्चेंट्स वीवर्स के पास जा रहे हैं, उनको रॉ मटेरियल दे रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं, उनको ऑर्डर दे रहे हैं कि इतने टाइम में आपने इतना वर्क रेडी करना है, इतना प्रोडक्शन करना है। तो उनको एडवांस दे के उनसे काम करवाते थे। एंड प्रोक्यूर्ड द वोवन क्लॉथ फ्रॉम वीविंग विलेजेस कि जहाँ जहाँ उन्होंने ऑर्डर दिए, प्रोजेक्ट दिए, वहाँ से फिर वो सारा मटेरियल इकट्ठा करना
एंड कैरिड द सप्लाई टू पोर्ट्स। फिर सारा जो वीविंग मटेरियल है, क्लोथ है, उसको इकट्ठा करके फिर जो सी पोर्ट्स हैं वहाँ पे जाके जो है, जो भी उनके मतलब बाहर की कंट्रीज़ के जो लोग आते हैं, ट्रेडर्स हैं, वो उसको वहाँ से खरीद के जाते थे। Now by the 1750s this network controlled by Indian merchants were breaking down। कि अभी जो इतना समय से वर्कर्स और जो भी बैंकर्स थे, मर्चेंट्स थे, ये सब मिल के काम कर रहे थे, अब इनका काम स्लो हो गया क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए और उन्होंने ये सारा ट्रेड उनसे छीन लिया। कि अब ब्रिटिशर्स ने रूलर्स से, जो इंडियन रूलर्स थे, उनसे परमिशन ले ली और ब्रिटिशर्स को मोनोपोली राइट्स मिल गए कि सिर्फ वही और वही यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड द यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली गेन्ड पावर। कि अब सारी पावर जो है बिजनेस की, ट्रेड की, वो किसके पास आ गई? ब्रिटिशर्स के पास। एंड दे गोट मोनोपोली राइट्स ओवर ट्रेड। ओल्ड पोर्ट्स सूरत एंड हुगली डिकेड। कि जो इंडिया में जिन पोर्ट्स से ये ट्रेड हो रहा था वो कौन कौन से थे? सूरत एंड हुगली। सूरत गुजरात में और हुगली कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में। तो ये दो मेजर पोर्ट थे जहाँ से इंडियन मर्चेंट्स जो हैं ट्रेडर्स को सारा माल तैयार करके देते थे और ये व्यापार कर रहे थे। अब वो वहाँ से ये बिजनेस होना, ये ट्रेड होना बंद हो गया। एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम दीज पोर्ट्स फेल ड्रामेटिकली। कि ये जो सूरत और हुगली पोर्ट है, यहाँ से ट्रेड होना बंद हो गया। एंड द लोकल बैंकर्स स्लोली वेंट बैंकरप्ट। जो बैंकर्स थे, जो बहुत सारे लोग इस नेटवर्क में जुड़े हुए थे, वो सारे बैंकरप्ट हो गए, यानी उनके पास मनी, फाइनेंस बिल्कुल खत्म हो गया। एंड न्यू पोर्ट्स बॉम्बे एंड कलकत्ता ग्रू। ये जो दो नए पोर्ट्स बने, बॉम्बे और कलकत्ता, ये किसने बनाए? ब्रिटिशर्स ने। क्योंकि अपनी फैसिलिटी के लिए, कि इन्हीं दो पोर्ट्स से वो सारा व्यापार करना उन्होंने शुरू किया। तो ये नए दो पोर्ट बन के, बॉम्बे और कलकत्ता, और पुराने जो पोर्ट थे, जो इंडियन पोर्ट थे, वो हुगली और सूरत, वो डिकेड हो गए, यानी कि वो खत्म हो गए। तो ये एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि ओल्ड पोर्ट्स जो है वो डिकेड हो गए और न्यू पोर्ट्स जो है वो ग्रीव हुए, तो इसके क्या रीजंस हैं? तो ये सारे रीजंस हमने बहुत अच्छे से यहाँ डिस्कस किए। तो यहाँ आज हमने इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया कि कैसे जो है इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज़ के आने के बाद वर्कर्स की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा, और उसके बाद का जो टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज लाइक इंडिया। की इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और कैसे ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली राइट्स गेन किए और इंडियंस का जो ट्रेड था, जो नेटवर्क था, वो कैसे ख़त्म हुआ। तो आई होप कि ये पूरा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।